हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज कोई ब्लॉग नहीं है, आज एक स्पेशल वीडियो है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। एंड ये वीडियो बनाने का एक मोटिव है कि मैं अपनी सारी जो मेमोरीज, खूबसूरत मेमोरीज है, वो एक ही वीडियो में कैप्चर कर लूँ एंड हमेशा के लिए स्टोर कर लूँ, ताकि जब हनी बनी बड़े होंगे वो भी देखेंगे। मैं चाहती हूँ वो लोग देखें, सुने ये सब बातें। एंड जब हम लोग भी थोड़े से ओल्ड एज में आ जाएंगे तो ये हमारी सारी जो मेमोरीज हैं वो एक ही वीडियो में हमें मिल जाएगा। तो हनी बनी को अभी फोर इयर्स होने वाला है। तो उनका जो 4 ईयर का जर्नी थोड़ा थोड़ा एंड मेरा प्रेगनेंसी का थोड़ा थोड़ा जर्नी मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर करूंगी। लोग मुझे फॉलो करते हैं पहले से, उनको पता होगा मेरा प्रेगनेंसी जर्नी मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी था मेरा, ट्विंस प्रेगनेंसी था एंड एक ही प्लेसेंटा था मेरा। एंड स्टार्टिंग के 5 मंथ्स तक ये भी पता नहीं था कि दोनों बच्चे एक ही सैक में है कि डिफरेंट सैक में है। वो तो माता रानी की कृपा से अलग अलग सैक में थे। तो 1 अगस्त 2016 को मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके 10-15 दिन के बाद ही पता चल गया था कि मैं ट्विंस के साथ में प्रेग्नेंट हूँ। तो बहुत ज़्यादा लोग डर गए थे, टेंशन में आ गए थे हमारे दोनों साइड के फैमिलीज, क्योंकि ना मेरे साइड से ना जीत के साइड से किसी का भी फैमिली हिस्ट्री नहीं है ट्विंस का। एंड हमारा ये बिल्कुल हमने नेचुरली कंसीव किया था। कैसे क्या, सभी लोग डॉक्टर्स पूछते हैं कि कैसे हो गया ये, ना फैमिली हिस्ट्री है ना आपने कोई ट्रीटमेंट किया है, कैसे माता रानी ने आपको दो दो बच्चे एक साथ दिए हैं। जो भी हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था, इसीलिए मेरे जो गायनाकोलॉजिस्ट थे उन्होंने मेरा केस जो है वो लतीफ़ा हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया था। एंड वहाँ के जो स्पेशलिस्ट टीम थी जो हाई रिस्क केसेस हैंडल करते थे, तो उनके पास मेरा केस ट्रांसफ़र हो गया था। एवरी वीक मैं जाती थी अल्ट्रासाउंड के लिए, क्योंकि वो चेक करते थे बिकॉज ऑफ वन प्लेसेंटा। वो चेक करते थे कि हाँ दोनों बच्चे एक साथ अच्छे से ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड ऐसे ऐसे टाइम चलता गया। मतलब एक एक दिन हम लोग गिन गिन के चलते थे, जीत और मैं। मुझे पता है रात रात भर हम लोग सो नहीं पाते थे, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत कुछ बताया था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमने किसी के साथ कभी शेयर नहीं किया था, क्योंकि सब लोग परेशान हो जाए, क्या फ़ायदा वो सब शेयर करके। एंड बताया था कि कभी भी 6 मंथ के बाद एनी टाइम बी रेडी फॉर डिलीवरी, क्योंकि बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। एंड बच्चे एनआईसीयू में रह सकते हैं, एनआईसीयू का खर्चा बहुत ज़्यादा था। तो कैसे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एनीवेज, एंड यहाँ पे कुछ लोग सोच सकते कि आप लोग इंडिया क्यों नहीं चले गए। तो इंडिया जाना मेरे लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि मुझे बिल्कुल ट्रैवल मना था। जो फ्लाइट में ट्रैवल करने से पहले जो एनओसी मिलता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डॉक्टर्स का, वो मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशंस था। एनीवे जैसे भी करके दिन गुजरता गया। मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, थ्रू आउट 9 मंथ वॉमिटिंग होती थी। मैं कुछ नहीं खा पाती थी, बस रोटी एंड कोई भी हल्की सी भाजी, बस वही मेरा था। कोई भी तेल मसाला नॉनवेज कुछ भी नहीं। मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस किया था उस टाइम पे। बट हाँ, बच्चों का ग्रोथ अच्छा चल रहा था, माता रानी ने सब कुछ सही किया। तो छोटा सा जर्नी आप लोग देख के आइए, फिर मैं आप लोगों के साथ में मिलती हूँ। सुबह सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक, सब कुछ हो रहा था। बीच में आप लोगों ने देखा कि मैंने अभी आप लोगों के साथ में शेयर किया कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। एक्चुअली वो मेरा उस टाइम पे डिलीवरी नहीं था। जीत गए थे मुंबई, कुछ इम्पोर्टेंट उनका कॉन्फ्रेंस था, इसीलिए वो मुंबई गए थे। तो मैं यहाँ पे अकेली थी। तो उस टाइम पे मेरा कोई हाउस हेल्पर वगैरह कुछ नहीं था, शिवा नहीं था। मैं सब कुछ घर का काम हम लोग दोनों मिलके कर लेते थे। हाँ, तो अचानक से 1 फरवरी को जीत गए हैं, बस 2 दिन के लिए गए। जिस दिन वो गए उस दिन रात को मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था, रात भर मैं सो नहीं पाई थी। नेक्स्ट डे भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था, कुछ नहीं खा पा रही थी, कुछ नहीं। घर पे फ़ोन किया, क्या करूँ। उस दिन दुबई में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चला हुआ था। मतलब
पूरा अंधेरा तूफान चल रहा था। 4 बजे तक, शाम के 4 बजे तक मैंने वेट किया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो चलो मैंने सोचा कि चलो मेरा जो पहले जो गायनेकोलॉजिस्ट थे, मतलब जिन पहले जिनके पास हम लोग दिखाते थे, तो चलो उनके पास चलती हूँ मैं, क्योंकि वो उनका जो क्लिनिक था वो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, वॉकिंग डिस्टेंस 15 मिनट का होगा। तो मैंने सोचा कि उनके पास चलती हूँ। तो मैं नीचे गई, टैक्सी मुझे मिली नहीं बिल्कुल भी, बिकॉज ऑफ दिस आंधी तूफान। तो मैं चल चल के गई, बहुत मुश्किल से। वो 15 मिनट का सफ़र मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं एक जगह पे बैठ भी गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे। जिस तरह से करके मैं उनके पास पहुंची, एंड उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने बोला कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया, आप इमीडिएटली एम्बुलेंस बुलाओ और अपने हॉस्पिटल यानी कि लतीफ़ा हॉस्पिटल चले जाओ। तब तक मैंने जीत को बता दिया था, तो जीत ने अपने एक फ्रेंड को भेज दिया था मुझे लेने के लिए हॉस्पिटल। बट हॉस्पिटल का रास्ता 15-20 मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी में। बट उस दिन ये आंधी तूफान की वजह से हमें 1.5 घंटा लग गया पहुंचते पहुंचते। एनीवे जैसे भी करके मैं पहुंची, एंड जीत के जो ऑफिस के कलीग्स थे कुछ आध, वो सब लोग आ गए थे। बट लतीफ़ा हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ का, तो वहाँ पे हर एक जगह पे जेंट्स अलाउड नहीं होते। तो मैं अकेली जा रही थी, चेक करा रही थी सब कुछ। अचानक से डॉक्टर आके बोल रहे हैं कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, हम लोग कोशिश करेंगे सब कुछ कंट्रोल करने की, बट इन केस अगर डिलीवरी आज हो जाती है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साइन करना पड़ेगा कि बच्चे जो डिलीवर होंगे वो एनआईसीयू में रहेंगे। एनआईसीयू हमारे पास अभी पूरा फुल है, तो हम लोग बच्चों को दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, राष्ट्रीय हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो मेरा मतलब आप लोग समझ सकते हो उस टाइम में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। कोई भी नहीं है मेरे पास, जीत मतलब जीत दुबई में भी नहीं है, इंडिया में है, कोई भी नहीं है पास में। वहाँ पे डिलीवरी मेरी हो गई, यहाँ पे बच्चे रहेंगे कहीं और हॉस्पिटल में। ये सब सोच सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। एनीवेज उस टाइम पे पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, एंड सब कुछ मैनेज हुआ जैसे तैसे करके। डॉक्टर्स ने केस जो है वो हैंडल कर लिया। जीत आके नेक्स्ट डे सुबह सुबह पहुंच के 4 दिन मैं हॉस्पिटल में रुकी। तो वो उस टाइम की फ़ोटोग्राफ्स है। एंड मेरा कॉन्ट्रैक्शन चलता रहा 4 दिन तक, जब तक पूरा अच्छे से मैं ठीक नहीं हो, मतलब वो पेन कम नहीं हुआ, तब तक उन्होंने मुझे डिस्चार्ज नहीं किया था। तो 4 दिन के बाद उन्होंने डिस्चार्ज किया, एंड उस दिन उन्होंने बोला था कि जैसे तैसे करके आपको 36 वीक तक लेके जाना है, क्योंकि फिर वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप कुछ भी काम मत कीजिए, बेड रेस्ट कीजिए। तो उसके बाद मैंने शिवा को जो है वो हायर किया था। एंड बस उसके बाद घर वाले भी आ गए थे। मार्च 14 को मेरा मतलब इंड्यूस करने का उन्होंने सोचा। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी था, तो उन्होंने बताया था कि हम लोग लेबर पेन तक वेट तो ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। 36 वीक जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम लोग इंड्यूस करके बच्चों को बाहर निकाल देंगे, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो। मेरा कोई वैसा कॉम्प्लिकेशन नहीं था कि हाँ बच्चों का हेड ऊपर है नीचे, ऐसा कुछ नहीं था। हनी बने बिल्कुल प्रॉपर पोजीशन में थे कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी। तो उन्होंने इसीलिए मुझे एडमिट किया 14 मार्च को कि डिलीवरी होगी। बट उस टाइम इंड्यूस करने से पहले जो सारा उन्होंने टेस्ट वगैरह किया, उससे पता चला कि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा कम था, तो इसीलिए वो नहीं कर सकते थे, डिलीवरी नहीं हो सकती थी। तो इसीलिए एक दिन फिर हम लोग रुके, पूरा 15 वाले दिन पूरा दिन भर ब्लड चढ़ाया। फिर 16 को दोपहर को उन्होंने मुझे इंड्यूस किया। एंड ये सब जो फोटोग्राफ्स मैंने आप लोगों के साथ में अभी शेयर किया, ये बस इंड्यूस होने के बाद डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा चलो, इंड्यूस होने के बाद 2 घंटे के बाद पेन स्टार्ट होगा, तो थोड़ा बाहर वॉक करो। तो बस जीत के साथ में वॉक करी थी, तो वहाँ पे कुछ आध फोटोग्राफ्स उन्होंने लिए थे। बट कॉम्प्लिकेशन ये हुआ कि इंड्यूस हुआ, पेन तो स्टार्ट हो गया 4 बजे, 2 बजे दोपहर को उन्होंने इंड्यूस किया था। बट सर्विक्स मेरा पूरा ओपन नहीं हुआ जितना ओपन होना चाहिए कि बच्चे की डिलीवरी हो सके। 3 सेंटीमीटर बस ओपन हुआ, 10 सेंटीमीटर ओपन होना चाहिए। बट मुझे बहुत ज़्यादा लेबर पेन आ रहे थे, सब कुछ आ रहा था। मम्मी, मेरी मदर इन लॉ मेरे पास में ही थे, बट नहीं हो रहा था। मतलब डॉक्टर आके चेक कर रहे थे बार बार, बट वो सर्विक्स ओपन ही नहीं हो रहा था। फाइनली आधी रात को उन्होंने डिसाइड किया, मतलब सारा जो हाई रिस्क था तो उनके जो वो थे, सारे जो मेंबर्स थे, टीम मेंबर्स थे, टोटल 6 डॉक्टर्स थे उनके जो हाई रिस्क डिपार्टमेंट में।
तो 6 डॉक्टर्स उन्होंने पैनल बुलाया, वहाँ पे उन्होंने बातचीत किया कि या तो हम लोग दोबारा से इंड्यूस करें, जो कि उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऐसे ट्विंस केस में वो लोग दोबारा इंड्यूस नहीं करते हैं। इंड्यूस मतलब एक तो छोटा सा एक टैबलेट देते हैं, मतलब वजीना में डालते हैं, उससे पेन स्टार्ट होता है एंड सर्विक्स आपका ओपन होता है। बट ट्विंस केस में वो लोग ऐसे नहीं करते हैं, दोबारा से अगर सिंगल बच्चा होता तो दोबारा से इंड्यूस कर लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने वैसा बोला कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, एंड बनी का एम्बिलिकल कॉर्ड जो था वो उसके गले पे ऐसे उलझ गया था। तो बोला कि अगर हम लोग सेकेंड बार वो कॉम्प्लिकेशन मतलब वो रिस्क लेते भी है तो भी हनी डिलीवर होगा नॉर्मली, बट बनी के लिए सी सेक्शन करना पड़ेगा, इस टाइप का ऐसे कुछ कुछ बताया। तो फिर हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग सी सेक्शन करेंगे। तो सुबह के 6 बजे मुझे इमरजेंसी में लेके गए एंड वहाँ पे सी सेक्शन हुआ। 2 घंटा उन्होंने बोला था कि 2 घंटा लगेगा, बट इमीडिएटली सब कुछ हो गया। वैसे तो यहाँ पे हस्बैंड्स अलाउड होते हैं डिलीवरी रूम में, बट सब कुछ मेरा इतना इमरजेंसी में हुआ कि जीत अलाउड नहीं हुए थे। एंड वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है कि वो मुझे वो वीडियो कैप्चर करना था जब हनी बनी जस्ट इमिडिएटली पैदा हुए थे। एनीवे जो भी हो, वो मुझे वो दिन तो कोई भी माँ अपने लाइफ में नहीं भूल सकती। जस्ट 17 मार्च को 2017 एंड सुबह के 7 बजे दुबई टाइम जस्ट क्या आवाज आई करके डॉक्टर ने बोला हियर कम्स द फर्स्ट ट्विन। एंड जस्ट आफ्टर 20 सेकेंड्स, हनी बनी के बीच में बस 20 सेकेंड्स का ही डिफरेंस है, हियर कम्स द सेकेंड ट्विन। एंड उनको बिना क्लीन किए ही वो मेरे पास लेके आए, मेरे ऊपर दोनों को रखा था एंड वो दोनों रो रहे थे। उस टाइम पे बस मेरा एक ही क्वेश्चन था, डॉक्टर आर दे फाइन, डू दे नीड NICU? तो डॉक्टर बोला वेट हम लोग चेक करके सारा बताते हैं। एंड चेक किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, दे आर कम्प्लीटली फाइन, दोनों का वेट सेम अच्छा है। 2.5 किलो के ईच पैदा हुए थे, 2.5 किलो ईच पैदा हुए थे। एंड बस उसके बाद मुझे बाहर रूम में ले गए, मतलब जो मेरा मतलब वो दिया था ना एनेस्थीसिया, तो उसको थोड़ा सा ठीक होने तक बाहर लेके गए। एंड जीत आए थे मुझसे मिलने के लिए। फिर बस उसके बाद कुछ आज फोटोग्राफ्स आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, हनी बनी के फर्स्ट फोटोग्राफ्स एंड पापा मम्मी के साथ में, मेरी पापा मम्मी के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। चलो फाइनली 17 मार्च को हनी बनी आ गए, जिनको मैं अल्ट्रासाउंड में देखती थी वो फाइनली बाहर आ गए। ये 2 झूले हमने लिए थे उनके सोने के लिए, एंड ये हमने एक लिया था जो जिसमें वो नहा भी सकते थे एंड उनका सामान भी सारा रह सकता था। एंड ये है उनकी फर्स्ट पिक्चर, दोनों साथ में सोए हैं। ये है बनी, छोटे में तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आते थे कौन हनी है कौन बनी है, बट हाँ ये बनी है। एंड ये है पापा मम्मी, मेरी मम्मी के साथ में हनी बनी की फ़ोटो, फर्स्ट फ़ोटो, पापा मम्मी के साथ में उनकी फर्स्ट फ़ोटो, एंड मेरे पापा के साथ में भी उनकी ये फर्स्ट फ़ोटो। चलो कुछ तो यादें रह गई है। ये बनी है एक्चुअली, उस दिन हॉस्पिटल में मैं अकेली रात में रुकी थी, तो बनी को ऐसे बहुत ज़्यादा हिचकी हो रही थी, तो मैं बहुत डर गई थी कि इतनी ज़ोर से वो बेचारा परेशान हो रहा है। वो भी रात भर नहीं सोया था, मैं भी रात भर नहीं सो पाई थी। देन उसके नेक्स्ट डे उनका ये है पहला बात, उनका नर्स जो है उनको पहली बार नहला रही है। बस एंड 3 दिन के बाद मैं डिस्चार्ज होके घर आ गई, ये डिस्चार्ज वाले दिन। एंड यहाँ घर आने के बाद बस उनका काम दाम, कैसे सोएंगे, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, बस उसी सब में सब लोग लग गए। ये है उनके 31st डे, जो इक्कूस है जिसको बोलते हैं, उस दिन की एक पार्टी, छोटी सी पार्टी हमने रखी थी, नेमिंग सेरेमनी जिसको बोलते हैं। तो बस ये दोनों रेडी हो गए, मेरे राजकुमार 21 डेज़ के हैं। ये है बनी अपने डैडा के पास। एंड ये पूरी फैमिली पिक्चर, मेरा भाई भी आया था उनके नामकरण में, ये संग्राम माया भी उस टाइम पे थे। एंड कुछ हाथ फ़ोटो शूट हमने किया था उनका, तो बस वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। 1 महीने के बाद हमने फ़ोटो शूट करा था, जो कि नहीं जल्दी करवाना चाहिए ताकि अच्छे और फोटोग्राफ्स आते थे, वरना ये बीच में उठ गए फिर रोने लगे, फिर और उन्होंने अलाउ नहीं किया। बस कुछ हाथ फोटोग्राफ्स ही हमने लिए थे, तो ये अभी भी रखा है सब। एंड ये ऐसे दोनों झूले में सोते थे। ये भी हमने 2 लिया था, ये जिम मैट जिसको बोलते हैं।
एंड ये प्रॉप अभी भी रखा है उनका। अभी कुछ दिन पहले ही वो पहन के घूम रहे थे। ये उस दिन की फ़ोटो जिस दिन पापा मम्मी, मेरी मम्मी पापा सब लोग जा रहे थे इंडिया वापस। ये उसी दिन का फ़ोटो है। असली स्ट्रगल अभी स्टार्ट होगा। पापा मम्मी, मेरी पापा मम्मी सब लोग जाने के बाद असली स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे हम लोग एक कुक, जब पापा मम्मी लोग सब लोग आए थे तो हम लोगों ने एक कुक रखा था ताकि उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। 1 महीने के लिए शिवा तो क्लीनिंग करके चला जाता था, कुक रखा था ताकि उनको खाना बनाना नहीं पड़े। उनके जाने के बाद वो कुक हमने हटा दिया था क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी था। एक साथ दो दो बच्चे डिलीवर हुए थे, सब लोग आए थे, घूमना फिरना, यही उसकी वजह से। बट वो सबसे गलत डिसीजन लिया था हमने, क्योंकि उसके बाद मतलब मैं दोनों को एक साथ फीड करवाती थी। तो दोनों फीड करते करते सो जाते थे, तो उनको नीचे रखते टाइम कोई ना कोई उठ जाता था, फिर होता था। तो कंटिन्यूअसली 5-6 घंटा मैं उनको ऐसे पकड़ के बैठी रहती थी। एंड आप लोगों को पता होगा जब बच्चा फीड लेता है तो कितना भूख लगता है, प्यास लगता है। वैसे तो हम लोगों ने ऐसे मैनेज किया था कि रात को डिनर ही बनेगा एक टाइम, एंड वही मैं रख लूंगी, सुबह में गर्म करके खा लूँ ताकि दिन भर मुझे खाना ना बनाना पड़े। बट किचन में जाऊंगी, उठ के गरम करूंगी तो ही खाऊंगी ना, मैं वहीं पे बैठी रहती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं सुबह से बैठी हूँ, जीत आएंगे ऑफिस से, मेरे गोद से लेंगे तो ही जाके मैं उठ पाऊंगी। तो एंड वैसे मेरा मिल्क प्रोडक्शन ऐसे, मेरे ना खा पीने से वो मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो गया मेरा। फिर मैंने फार्मूला स्टार्ट किया। दोनों बच्चों को एक साथ ऐसे बॉटल में पिलाती थी मैं फार्मूला मिल्क। मतलब मेरे से फीड देती थी, फिर आधे घंटे बाद भूख लगता था उनको, फिर रोते थे, फिर फार्मूला देती थी, फिर आधे घंटे बाद, ऐसे ऐसे करके टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। फिर मतलब बच्चे को नहलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मतलब मालिश करके नहलाओ, फिर लाके उसको खिला के वो करो, फिर दूसरे बच्चे को मालिश करो, नहलाओ, फिर उसको खिलाओ, फिर उसका टाइम हो जाता था खाने का। तो बिल्कुल भी टाइम अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो इस टाइम पे कुछ लोग सोच सकते हैं कि इंडिया क्यों नहीं चली गई। तो इंडिया मैं जाना नहीं चाहती थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे बैक एट इंडिया मतलब नसीहत देने वाले बहुत होते हैं बट काम करने वाले बहुत कुछ कम ही होते हैं। एंड जीत भी नहीं छोड़ना चाहते थे मुझे, मतलब हनी बनी को वो ऐसे जाना नहीं चाहते थे। इसीलिए हम दोनों ने साथ में मिलके जैसे भी करके, चलो भगवान ने हमें दिया है दो दो बच्चे एक साथ, तो वो ही टेक केयर करेंगे, ये सोच के हम लोगों ने अपने से खुद से किया। फिर हमने एक मसाज वाली हायर किया जो मुझे मसाज करके नहला के पहले हनी को दे देगा, तो मैं उसको खिला देती थी। फिर तब तक जब तक मैं उसको ड्रेस पहना के खिलाती थी तब तक वो बनी को रेडी कर देती थी। तो ऐसे चला। बट वो फिर 1-2 महीने के बाद वो भी बंद कर दिया हमने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चार्ज करती थी। तो ऐसे ऐसे करके फिर धीरे धीरे मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आपके पास ट्विंस हो एंड आप अकेले हो। एक साथ नहलाना, एक साथ खिलाना, एक साथ सुलाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपके पास 1 मिनट टाइम नहीं बचेगा। तो ऐसे ही मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा, धीरे 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 थोड़ा सा स्टेबल हुआ, टिल उनको मैं सॉलिड दिया मैंने खाने के लिए। पैर भी एक साथ हिला रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख के थोड़ा सोचते तो होंगे कि ये कौन है जो बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखेगा। मामा को बाड़ी करिबा, जोर बाड़ी करिबा।
कौन गीत गाई दउछु ପରେ କରିବୁ ପରେ କରିବୁ ଟିକେ ଖାଇ କରିଦେ हाँ बस कैमरा को देखी नहीं अच्छा टिके खाई करदिल ପରେ ହସିବ ତମେ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇ ତମ କ୍ୟାମେରା ପରେ ଦେଖିବ गुलु 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 और डुग 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 एक गुड 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 अच्छा ठीक है खाई दे है तू मेरा सूरज है तू ओ मेरी आँखों का तारा है तू चंदा है तू मेरा सूरज है तू कौन कोइलो मम्मा कौन कोइलो बिगड़ दबा मम्मा को बाड़ी कर दबा हां सत केते बाड़ी करबा दीटा बेसी बाड़ी कर दबा ओ ओ मु दुगी टमी टाइम करूची केमिति करूची ओ ओ आ One more. Out again. Out again. Out again. Out again. Out again. गाइस अभी तक आप लोगों ने देखा कि हनी बनी को थोड़ा थोड़ा मैंने टाइम टेबल सेट कर दिया था, टाइम से खिलाती थी, टाइम से सुलाती थी, तो वो बिल्कुल भी फिंगर अपना सक नहीं करते थे। अभी जैसे आप लोग देखते हो ना फिंगर सक करते हैं, तो उनका बचपन से ये आदत नहीं था। मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ जब उनका मैंने सॉलिड स्टार्ट किया 5.5 महीने में। तो पहले मैंने दाल पानी से स्टार्ट किया, देन उसमें थोड़ा सा आलू बॉईल करके डालती थी, थोड़ा सा गाजर, देन धीरे धीरे करके सब्जियां ऐड करने लगी, देन खिचड़ी ये सब देने लगी, सेरेलैक वगैरह। तो जब बच्चा पहली बार कोई चीज़ चखता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है तब जाके वो खाता है। तो मेरे पास उस टाइम पे कोई फीडिंग चेयर नहीं था एंड उस टाइम पे वो अच्छे से बैठना भी नहीं सीखे थे, तो उनको मैं बिठा के खिला भी नहीं सकती थी, तो इसीलिए मैं उनको गोदी में ऐसे चम्मच से खिलाती थी। तो बहुत टाइम लगता था, जो भी हनी हो बनी हो, आधा घंटा 45 मिनट्स लग जाता था। तो जब तक मैं एक को खिलाती थी ना, तो दूसरा यहीं वहीं पे मतलब वो ऐसे पेट के बल बैठे मुझे देखता रहता था कब मेरी बारी आएगी, मुझे भी भूख लगे, क्योंकि मैं हमेशा उनको एक साथ खिलाती थी तो उनको एक ही टाइम पे भूख लगता था, तो वो मुझे देखता रहता था। तो ऐसे ना देखते देखते वो अपने भूख को सेटिस्फाई करने के लिए उसने ना फिंगर डालना स्टार्ट किया।
तो तब से 5.5-6 महीने के बाद से हनी बनी को ये फिंगर सक करने की आदत लगी। पहले उनकी नहीं थी ये। अभी बहुत लोग कमेंट करते हैं, बहुत लोग बाहर बोलते हैं कि ये बहुत गंदी आदत है, आप नहीं छुड़ा रहे हो ये वो। मुझे पता है बहुत गंदी आदत है, अब टाइम आ गया उनको छुड़ा देना चाहिए। बट जब मैं सोचती हूँ ना कि किस रीजन की वजह से उन लोगों ने ये स्टार्ट किया, जब भी उनको गुस्सा आता है, रोना आता है, तो वो फिंगर सक करके वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो आई नो कि बहुत मतलब अच्छी बात नहीं है फिंगर सक करना, बट वो चीज़ जब मैं दिमाग में सोचती हूँ ना कि मेरा बच्चा मतलब मेरी मजबूरी की वजह से उन लोगों की ये गंदी आदत लगी है, तो बहुत खराब लगता है। एनीवे जो भी हो, धीरे धीरे अब वो अच्छे से खाने लग गए हैं, मतलब धीरे धीरे खुद से भी खाने लग जाएंगे। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है कि आप खुद से क्यों नहीं खिलाते हो। खिलाती हूँ यार, धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो खुद से ही खाने लग जाएंगे, मुझे थोड़ी कोई अभी कोई खिला रहा है। तो 7-8 साल के हो जाएंगे, आराम से खुद से खाने लगेंगे, तो मुझे थोड़ी खिलाना पड़ेगा हमेशा ज़िंदगी भर। जब तक खिलाती हूँ, खिला पा रही हूँ, खिला देती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है, मेरा भी मन शांत हो जाता है कि हाँ अच्छे से पेट भर के खाया है। हो सकता है कि मैं उनको खाली ऐसे दे दूं खाने के लिए तो गिराएंगे, गंदा करेंगे, खाएंगे कुछ, तो मेरा मन भी नहीं मानेगा कि हाँ पेट नहीं भरा। जैसे जैसे धीरे धीरे स्कूल भी जाएंगे, स्कूल में भी खुद ही खाते हैं, टिफिन खुद ही खा के आते हैं, तो वैसे ही जैसे धीरे थोड़े थोड़े बड़े होंगे तो खुद से सीख जाएंगे सब कुछ। तो ये उनके 6 मंथ के बर्थडे पे हम लोग गए थे बुर्ज अल अरब डिनर करने के लिए, तो उसके कुछ हाथ फोटोग्राफ्स है। एंड 6 मंथ के बाद उनके हम लोग आ गए थे इंडिया। मेरी ननद की शादी फिक्स हो गई थी, तो हम लोग शादी के लिए इंडिया आए थे। तो शादी से कुछ टाइम पहले मैं आ गई थी, तो ये उनकी फर्स्ट इंडिया विजिट है। एंड ये दिवाली वाले दिन हम लोग दिल्ली पहुंचे थे, तो दिवाली की फ़ोटोग्राफ है। एंड उसके बाद मैं उड़ीसा आ गई थी शादी से पहले कुछ 8 दिन हमारे घर में रहने के लिए। तो ये मेरी मम्मी के साथ में हनी बनी की कुछ हाथ फ़ोटोज़। बहुत लंबे लंबे बाल थे उनके, तो हमेशा चोटी बना के रहते थे, 2-3 चोटियाँ बांध के रहते थे। एंड हर महीने 17 को मैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करती थी, केक कटिंग करते थे। तो वहाँ पे भी भुवनेश्वर में भी एक बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था, सबके साथ सबको बुलाया था, सेलिब्रेट किया था। आगो कर दो। देन हम लोग गांव गए थे, मेरे ससुराल। ये है जीत के दादी जी जो अभी नहीं है, तो उनके साथ भी हनी बनी के कुछ हाथ फ़ोटोज़, कुछ हाथ वीडियोज़ जो रह गए हैं, जो हमेशा के लिए रहेंगे। एंड आप लोगों को पता होगा मेरे पापा भी अभी नहीं है, बट पापा के साथ पे भी हनी बनी के कुछ हाथ वीडियोज़, फ़ोटोग्राफ्स हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बहुत खुश होते थे हनी बनी, बिल्कुल भी अपने आई नानी के पास नहीं जाते थे, हमेशा औजी बुलाते थे तो औजी के पास जाना चाहते थे। तो ये देखिए कितना खुश होते थे वो। हनी बनी को कॉट में सोने की आदत थी, तो इसीलिए जब हम लोग गए थे 1 महीने के लिए बस, मेरे पापा ने 2 कॉट लिए थे हनी बनी के लिए। देखिए पीछे रखा है। बस उसके बाद मैं दोबारा से दिल्ली चली गई थी, शादी अटेंड किया। ये मेरे बड़े नाना जी है, अभी भी है वो, तो उनके साथ में एक फ़ोटो है। ये आई थिंक बाद की फ़ोटो है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये रिसेप्शन की फ़ोटो है, मेरी ननद की रिसेप्शन की फ़ोटो है ये। और उसके बाद हम लोग दुबई आ गए थे, बस नॉर्मल लाइफ चलती रही। थोड़ा बहुत स्ट्रगल था वही, बट एडजस्ट होने लग गए थे धीरे धीरे हम लोग। ये देखिए कितनी ज़्यादा बदमाशी करते थे, जूते वगैरह सब फेंकते थे। ये हमने उनके लिए नया वुडन वाला कॉट लिया था क्योंकि वो बहुत छोटा हो गया था। एंड हनी बनी बैठने लग गए थे। एंड ये देखिए 9th मंथ में ही वो लोग पॉटी ट्रेंड हो गए थे, तो बैठ के टॉयलेट में ही करते थे डाइनिंग टेबल के अंदर। हनी मुझे लगा जी डाइनिंग टेबल था एंड वेयर इज बनी? बनी बनी आपने क्या किया? गच्छपो कर लो, गच्छपो कर लो।
एंड ये बस उनके फर्स्ट बर्थडे से पहले हमने उनको एक लड़की का ऐसे ड्रेस पहना के फ़ोटो शूट किया था। एंड बस उनका फर्स्ट बर्थडे का वीडियो ऑलरेडी आप मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हो। उनका फर्स्ट बर्थडे आ गया, तो ये हमने केक स्मैश के लिए लिया था, मतलब मैंने बनवाया था। एंड उनका फर्स्ट बर्थडे। सो ये उनके वॉकर में बैठे हैं, तो वो चलना नहीं सीखे थे, उनका 1 ईयर बर्थडे हो गया था। एंड उनके बर्थडे के बाद हम लोग चले गए थे इंडिया वापस, अप्रैल में ही। मार्च में उनका बर्थडे होता है, तो अप्रैल में चले गए थे माँ वैष्णो देवी के पास में। वहाँ पे उनका हमने मुंडन करवाया था। सारे मेरे फैमिली की तरफ से, जीत के फैमिली की तरफ से सब लोग हम लोग गए थे। उनका मुंडन वहीं पे किया था जम्मू कश्मीर में, वैष्णो देवी के पास। एंड यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए मैं उड़ीसा में भी रुकी थी। इंडिया में हम लोग कुछ टाइम पे रुके थे, उसके बाद दुबई आ गए वापस फिर। एंड यहाँ पे ये हनी बनी का फीडिंग चेयर, तो इसी में वो लोग खाना खाते थे। थोड़ा थोड़ा हाथ से खाना वो लोग सीख रहे थे उस टाइम पे। एंड ये पहली बार हनी चला था। हनी बनी एक ही साथ चलना सीखे थे 14th मंथ में। एंड ये पहली बार हनी चला था। बेबी नो बेबी, स्टैंड अप। Where are you going? Office? Where are you going? आप शर्ट पहन के कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहे हो? डैडी का शर्ट पहन के? बस लाइफ बहुत मज़े की चल रही थी। एंड हम लोग भी सीख गए थे कि हाँ कैसे उनको क्या चाहिए, उनको क्या बोलना चाहते हैं, कैसे क्या। एंड वो लोग भी एडजस्ट होने लग गए थे आराम से, खुद से करने की कोशिश करते थे। एंड मार्च 1 को ही हमने, मतलब जब 2 साल जस्ट होने वाला था उनको, हमने उनको प्ले स्कूल में डाला था, ताकि थोड़ा सा बच्चों के साथ में खेले, टाइम स्पेंड हो। एंड वो अच्छे से उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। बस उनके सेकंड बर्थडे की हम लोग तैयारी कर रहे थे, सब कुछ पार्टी वगैरह, कैटरिंग वगैरह सब कुछ बुक हो रखा था, बहुत अच्छे से सब कुछ प्लानिंग चल रही थी। बट उनका सेकंड बर्थडे नहीं हो पाया, क्योंकि हमें इमरजेंसी में इंडिया ट्रैवल करना पड़ा। कैसे क्या हुआ वो सब आप लोगों को पता है, फिर भी जिन लोगों को पता नहीं है मैं हल्का सा आप लोगों को बस बता देती हूँ कि क्यों हम लोग इंडिया ट्रैवल किए थे। तो ये मार्च 2019 हनी बनी का स्कूल एडमिट हुआ। तो उस टाइम पे ट्विंस डायरी मेरा चैनल मैंने ओपन किया था, तो मेरे पापा बहुत खुश हुआ करते थे, अपने दोस्तों को बताते रहते थे कि मेरी बेटी का चैनल है, ये है हनी बनी, ये वो चारों जगह बताते रहते थे। बट लाइफ इज़ ब्यूटीफुल भी मैंने चैनल बनाया था, बट जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, मैंने किसी को नहीं बताया था। मैंने वीडियोस 4-5 वीडियोस डाले होंगे उसमें। मैंने बताया नहीं था कि चलो थोड़ा कुछ सक्सेस मिलेगा तो ही बताऊंगी, वरना नहीं बताऊंगी, ऐसे सोच के बस ऐसे कैजुअली मैंने ब्लॉग बनाती थी, डालती थी। ऐसा कुछ सीरियस नहीं थी मैं उस चैनल को लेके, मतलब इस चैनल को लेके। एंड बस पार्टी की तैयारी चल रही थी। बस बर्थडे के 2 दिन पहले रात को बात हुई पापा से। उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो वो हॉस्पिटल गए थे सुबह। फिर रात को आए, तो रात को स्पीकर में ही बात हो रही थी। जीत और मैं गाड़ी में थे, हम लोग जा रहे थे कुछ पार्टी डेकोरेशन सामान लेने के लिए। तो बस बात हुई कि उन्होंने पूछा कि हनी बनी का बर्थडे की प्लानिंग कैसे चल रही है। उनका हाँ सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो कहा अच्छा वीडियो शेयर करना। और ये ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे थे। बोले कि हाँ कल सुबह दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे तो ठीक हो जाएगा। बस वो हमारी लास्ट बातचीत थी पापा के साथ में। रात के 9 बजे बातचीत हुई। नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग 3-3:30 बजे उनको बहुत बड़ा स्ट्रोक आया, हार्ट स्ट्रोक आया। एंड सारा ब्रेन वगैरह सब डैमेज हो गया उसमें। एंड वो कोमा में चले गए। बस हम लोग फिर इंडिया ट्रैवल किए, तो हनी बनी के बर्थडे वाले दिन ही हम लोग इंडिया पहुंचे थे जाके। बहुत मतलब टिकट नहीं मिला था। हम लोग यहाँ से कहाँ गए थे, हैदराबाद, फिर कोची, फिर ऐसे होके गए थे। एनीवे जो भी हो पहुंचे। 13 दिन पापा कोमा में थे, हॉस्पिटल में थे। हम लोग सब आना जाना करते थे। हनी बनी बहुत ज़्यादा अटैच थे मेरे पापा के साथ में। वो मतलब मेरी मम्मी नानी जो हनी बनी के आई जो बोलते हैं जिसको, आई के पास इतना जाते थे। आई हमेशा मेरी मम्मी हमेशा, मैं हमेशा तुम्हें खाना खिलाती हूँ, मैं तुम्हारे लिए सामान लाती हूँ, पर तुम हमेशा औजी के पास जाते हो, मतलब पापा के पास।
तो बहुत ज़्यादा अटैच थे। बट पता नहीं वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने, पता नहीं बच्चों को क्या पता चला, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि ओजी कहाँ है। हॉस्पिटल अलाउ नहीं था बच्चों को। फिर 13 दिन के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं होगा, घर ले जाओ, वेंटिलेटर में ही थे। तो घर लेके आ गए। बस एक ही रात शाम को घर आके लेके आए, एक ही रात वही वेंटिलेटर में ही थे। बस नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग चले गए। तो उस टाइम पे जीत करीब 1 महीने की छुट्टी लेके गए थे, तो फिर वो वापस आ गए थे ऑफिस में। मम्मी के पास 2 महीना करीब रुकी थी। बट फिर मुझे भी वापस आना पड़ा, क्या करें, फिर यहाँ पे भी है लाइफ। तो फिर वापस आने के बाद अगेन हनी बनी का स्कूल स्टार्ट किया। मैं उनको अकेले लेके आई थी। एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखने के लिए मेरे चैनल मैंने जो चलाया ना, स्टार्ट किया ना डेली ब्लॉगिंग, उसी दिन से मैंने दुबई आके पहुंचने के बाद से मैंने स्टार्ट किया। मार्च में ये सब हुआ, अप्रैल एंड को मैंने मेरा डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखने के लिए कि हाँ कुछ भी खाली नहीं बैठूं, खाली बैठूंगी तो दिमाग में कुछ बातें आएगी। इसीलिए मैंने ये डेली ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था। डेली वीडियो डालती थी, कुछ हो ना हो मैं वीडियो डालती रहती थी। बस वही है। वहाँ पे हनी बनी पापा के फोटो को देख के क्या बोलते थे, उसका एक छोटा सा वीडियो है, वो आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख के आइए। आज गए भोग दो आज को गिव चॉकलेट टू अज्जी। अज्जी बिगी करिवे, खाई दे जल्दी, अज्जी बिगी करिवे। देखो अज्जी काई पलेला कौटी मारी बाग अच्छे बसचंदी अज्जी बसी। लालू खाए दुदू एडा कौन ना जय सेट कर जय जय कर दे नाम कर दे। सो पापा के जाने के बाद मैं मम्मी के पास करीब 2 महीना रुकी थी। उसके बाद मैं हनी बनी को लेके अकेले मैंने ट्रैवल किया था, उड़ीसा से हैदराबाद, हैदराबाद से दुबई। हनी बनी को लेके अकेले 2 साल में ट्रैवल किया था, क्योंकि जीत थोड़ा सा बिजी थे तो इसीलिए वो आ नहीं पाए थे। ऐसा कथा ऐसा है Green cake. What happened? What is this? What is this? Wow! Bunny jumped from the horse. सो बस गाइस, उसके
बाद तो मेरा चैनल स्टार्ट हो गया था, तो डेली ब्लॉगिंग मैं करती आ रही हूँ। तो कोई भी मेरा ब्लॉग उठा के देख लो, आप उनको देख सकते हो पुराने वीडियोस, तो कितना ज़्यादा टॉकेटिव वो है। 2 साल में इतनी ज़्यादा बातें करते थे वो, मतलब पूरा क्लियर बातें करते थे 2 साल में, इतनी ज़्यादा। अभी भी देखो इतना, हमेशा स्कूल में वही आता है कि टॉकेटिव टॉकेटिव। तो बस ऐसे उनका सेकंड बर्थडे नहीं हुआ था, तो थर्ड बर्थडे से पहले पापा मम्मी, मेरे सास ससुर और मेरी मम्मी आए थे 3 महीने के लिए, यहाँ पे रुक के गए। बस जस्ट कोविड स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, तो वो लोग चले गए थे। एंड थर्ड बर्थडे की हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, ये कोविड स्टार्ट हो गया, फिर थर्ड बर्थडे भी उनका सेलिब्रेट नहीं हुआ। तो हमने सोचा कि चलो फोर्थ बर्थडे में थोड़ा बहुत जैसे भी करके एक छोटी सी पार्टी रखते हैं, तो जैसे देखते हैं कैसा क्या होता है। तो ये तो रहा मैंने क्या स्ट्रगल किया हनी बनी को लेके, क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए प्रेगनेंसी के दौरान, आफ्टर प्रेगनेंसी, ये वो सब मैं ये जो भी शेयर किया। उसके अलावा बहुत लोगों ने बहुत कुछ टॉन्ट भी मारे, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता था बीच बीच में, कि माँ का दूध ज़्यादा नहीं पिलाया, फॉर्मूला दिया। बट मैंने किस सिचुएशन में उनको कैसे रखा है, कैसे पाला है, मैंने देखा कि मेरा बच्चा भूखा तड़प रहा है और मेरे मेरे दूध नहीं है, तो मैं ऑब्वियसली उसका पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो उसको पिलाऊंगी ना। बट ये सब लोग, कोई कोई लोग समझते नहीं है, नसीहत देने के लिए बहुत आते हैं। इनफैक्ट कोई कोई तो ऐसे, हाँ मतलब जिनके बच्चे भी नहीं है, एंड जिनके छोटे से बच्चे, ऑब्वियसली जब बच्चा छोटा होता है 4-5 महीने का होता है, तो गोलू मोलू से होते हैं, जैसे आप लोगों ने भी देखा हनी बनी कितने गोलू मोलू थे। बट जिससे धीरे धीरे बढ़ते हैं बच्चे, एक्टिव होते हैं, खेलते कूदते, क्रॉलिंग करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, स्कूल जाते, धीरे धीरे वो थोड़े से पतले होने लगते हैं, खाने में नखरे करते हैं, पिकी ईटर्स हो जाते हैं, तो थोड़ा सा मतलब उनका जो हेल्थ जो है थोड़ा सा कम होता है। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला है कि खाना नहीं देते हो क्या, ऐसे पतले बच्चे हैं, ये है वो है, कोई माँ अपने बच्चे को खाना नहीं देगी, ये भी कैसे लोग बोल सकते हैं। और जिनके खुद के बच्चे नहीं है और कैसे क्या सब बोल सकते हैं, मुझे तो समझ भी नहीं आता। एनीवेज जो भी हो, जैसे भी हो, बहुत अच्छे से ये मतलब माता रानी ने इतने अच्छे से सबको संभाला है। ये 5 साल ऐसे ही चले गए, प्रेगनेंसी एंड हनी बनी के 4 साल होने के बाद 4 साल ऐसे ही निकल गए, पता भी नहीं चला। चलो अच्छा है कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो कम से कम 2 साल से लेके अभी 4 साल तक उनका डेली का मेमोरीज हमारे पास है, कि कौन सा दिन क्या कर रहे हैं, वो मेमोरी हमारे पास है। काश मैंने शुरू से ब्लॉगिंग किया होता तो उनका पूरा न्यूबॉर्न से लेके सारी चीज़ें मैं कैप्चर करके रख पाती। वो एक बहुत मैं हमेशा सोचती हूँ। एनीवेज जितना भी स्ट्रगल हो, जो भी हो गाइस, लाइफ इज मोर एंड मोर ब्यूटीफुल विथ हनी बनी। मतलब दे आर रियली ब्लेसिंग्स, बस ब्लेसिंग्स। और क्या मैं बोलूँ, मतलब लाइफ हमारी बिल्कुल अलग हो गई है, चेंज हो गई है, बट बहुत खूबसूरत हो गई है। तो बस हो सकता है ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, बट इस एक ब्लॉग में अपनी बहुत सारी मेमोरीज कैप्चर करना चाहती थी, इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। होप आप लोग समझोगे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।